अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हुलीना शिगरी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास इत्तलात हैं, रिपोर्ट्स हैं कि 12 से 17 तारीख के दरमियान इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और उसके हवाले से बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तमाम तर कानून के साथ जो है इनसे निपटा जाएगा और इनको रोका जाएगा। और उसके हवाले से ऑलरेडी एक प्रिपरेशन नज़र आ रही है कि कंटेनर्स लगाने का सिलसिला वो इस्लामाबाद में जारी और सारी नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि जिसके पास तगड़ा फिर तो जत्था हो और वो आकर रिजल्ट्स भी कामयाब हो जाता है, रिजल्ट्स नज़र आते हैं, तो फिर तो वो कहते हैं कि हम भी अगले 3 से 6 माह में इसी तरह जत्था लेकर आएंगे और हम भी फिर जत्थे के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। बहरहाल आज साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़िश्ता रोज़ बहरहाल इसकी खबरें थी कि गुज़िश्ता रोज़ होनी थी। उन्होंने उसमें कहा कि उनको भी $5 अरब की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अवाम वो कहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में बड़े मुतमईन थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब का दौर आया और इमरान खान साहब ने इंतकामी सियासत पर जो है वो उनके दौरे हुकूमत वो सिलसिला जारी रहा। वो कहते हैं कि बड़े फैब्रिकेटेड केसेस से बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई और फिर वो कहते हैं कि साजिश बेनकाब हुई, साजिशी सामने आ गया। आज बात करेंगे ऑडियो लीक से भी जो इतनी बहरहाल इतनी सरफेस कर चुकी हैं अब तक, तो उससे ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए कब इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद उमर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं एंड सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, पहला सवाल तो मेरा लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक ही है। लॉन्ग मार्च का ऐलान कब आखिर होगा? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब की भूल है कि किसी को फाइनल प्लान पता नहीं है, लेकिन उनको इस बात का इल्म है और रिपोर्ट्स भी उनके पास आ चुकी हैं कि 12 से 17 तारीख के दरमियान आप लोग इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं। अच्छा, ये राना साहब की नाकिस कारकर्दगी की ये एक और मिसाल है अच्छी कि राना साहब को अपने इंटेलिजेंस वाले के बंदों को इम्प्रूव कराओ, कोई खबर तो आपको ठीक दिया करें। वो मैं ऑलरेडी ट्वीट कर चुका हूँ जी। अगला हफ्ता जो है वो इलेक्शन का हफ्ता है। इमरान खान साहब जो है उनके इलेक्शंस के दौरे शुरू हो रहे हैं। 11 तारीख को ननकाना के अंदर उनका जलसा होगा। 12 तारीख को जो है उनका जलसा जो है वो उसके बाद कुर्रम में है, मर्दान के अंदर है, शरकपुर के अंदर है और आखिर में 14 तारीख को उनका इलेक्शन का जलसा जो है वो कराची के अंदर है और फिर उसके बाद 16 तारीख को इलेक्शन है। तो राना साहब के पास गलत खबरें पहुंच रही हैं। जिस तरीके से उनकी वजारत जो है वो झूठे केसेस बनाती है, तो शायद इसीलिए झूठे केसेस बनाती है कि उनके पास खबरें गलत आती हैं। राइट, बट असद साहब अदालती आपको पता है 25 मई को जब धरना और ये लॉन्ग मार्च का रुख किया जा रहा था, तो अदालती फैसला सामने आया था। कोई मखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मखसूस जगह पे, राना साहब भी कहते हैं कि अगर मखसूस जगह तक ये आके जलसा करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल आके करें, लेकिन रेड जोन का रुख करने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जो भी करेंगे तहरीक इंसाफ हमेशा आइन और कानून के मुताबिक करती है और उसकी बार बार मैं ये कहता हूं कि राना साहब को भी तो यही नहीं पता कि करने क्या वाले हैं इमरान खान उनको ना सिर्फ तारीख का नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता करने क्या जा रहे हैं इमरान खान। वो उनके लिए सरप्राइज ही होगा जिस वक्त वो सुनेंगे। लेकिन जो भी करेंगे करने वो क्या जा आइन रहे हैं, ऐसा लग कानून रहा है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को थका रही है या एक सरप्राइज में एक वो सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है एक दूसरे के। नहीं, अब तो हम तो बिल्कुल नहीं थके। हम तो अशाज बशाज हैं। ये कंटेनर उठा उठा के आगे पीछे जो इस्लामाबाद में फिर रहे हैं और टनों के इन्होंने कंटेनर रख दिए, उससे वाकई में थके होंगे। तो जो भी हम करेंगे आप तसल्ली रखें, सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा असद साहब, ऑडियो लीक से मुतालिक चूंकि 3 से 4 ऑडियो लीक्स अब सामने आ चुकी है, राना साहब कहते हैं कि भाई आगाज़ तो हुकूमत की ऑडियो लीक करने से हुआ था इस सिलसिले का। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, वो कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुजू कर ले कोर्ट फोरेंसिक के लिए इस ऑडियो के हवाले से, लेकिन आप क्या कहते हैं? आप लोग समझ रहे हैं कि ये ऑडियो ऑथेंटिक है या फेक है सारी? नहीं, सारी फेक नहीं है। उसमें से कुछ फेक भी है, कुछ ऑथेंटिक भी हैं। ये आखिरी वाली जो आई थी वो तो बिल्कुल वाजे, उसके अंदर जो चेपियां लगी हुई हैं आपको बिल्कुल, अब आप आवाज सुन रही हो तो आपको सुनाई देता है कि किस तरीके से वॉल्यूम जो है वो बदल रहा है, टोन बदल रही है, एकदम से अब्रप्टली बदलती है। तो वो तो डेफिनेटली वो जो खरीदने वाली थी कि 5 खरीद लिए, ये क्या कर दिया, वो तो डेफिनेटली जो है वो जाली ऑडियो थी।
लेकिन राना साहब वजीर दाखिला हैं। वजीर दाखिला को इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वजीर आजम के हाउस की जो मीटिंग्स हो रही हैं वहां से बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं, मियां शहबाज शरीफ की बातें निकल रही हैं, इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला की खुद की बातें वहां से निकल रही हैं कि किस तरीके से बैठ के साजिश करके सियासत खेलकर डी नोटिफिकेशन कराई जा रही है एमएनएस की चुन चुन के। तो इनको उसकी परेशानी नहीं है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक तो बताना चाहिए था क्या तहकीकात हो रही हैं, कौन जिम्मेदार है, किसने वो लीक की। और ये भी नहीं इसका पता तो अब कोई तक कि जवाब नहीं किसने देते। लीक की है। राणा साहब तो कह रहे हैं कि जी ना लोकल इंटेलिजेंस इसमें शामिल है, ना फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को शामिल है, हैकर या कोई इंडिविजुअल्स की कार्रवाई है ये। राणा साहब से बोले वो वजीर दाखिला हैं, वो घर पे बैठ के तजिया निगार नहीं है कि कौन नहीं है। राणा साहब आपकी जिम्मेदारी ये बताना किसने किया है, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि सिर्फ बोलना कि फलाने ने नहीं किया। आपको जवाब देना है, कौम आपकी तरफ देख रही है कि जवाब दें। आप वजीर दाखिला हैं, इतनी आप दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, जरा बताएं ना आगे कि किसने किया है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। बट असद साहब, आप चूंकि वजीर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है किसकी? अवाम तक तो नहीं है कभी बातें सामने आती, प्रोटोकॉल है क्या? सिक्योरिटी की चार्ज किसके पास होता है? देखिए सिक्योरिटी के तो वहां पे मामला जो हैं वो तो जाहिर है कि रेड जोन की पूरी प्रोटेक्शन के लिए, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए, अगर आप वहां पे आप भी गई होंगी तो आपने देखा होगा कि फौज के वहां पे लोग होते हैं। लेकिन ये तो साइबर वो है सर्वेलेंस है ना, ये तो कोई फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। तो इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है, सच्ची बात है मुझे नहीं पता कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है कि कोई मिलिट्री एजेंसी के पास है, किसके पास है। कोई वजीर दाखिला जो रह चुका है उसको पता होगा इस बारे में। राणा साहब को डेफिनेटली पता होना चाहिए। बट फोन्स तो क्योंकि बाहर हम भी जब जाते हैं तो फोन सारे बाहर जमा करा दिए जाते हैं, तो फोन्स तो अलाउड भी नहीं होते अंदर लेके जाना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये फोन से नहीं कॉन्वर्सेशन हुई हुई, ये अगर आप जी देखें डिस्कशंस। तो इसके अंदर, और उसकी वजह ये नजर आती है कि फोन से नहीं है कि 3-3 4-4 5-5 लोग बात कर रहे हैं। तो ये कोई दो लोगों के दरमियान सिर्फ बात नहीं हो रही कि जो फोन कॉन्वर्सेशन हो। तो ये जो भी है, वो जो जोड़ी भी गई है चीजें आगे पीछे लेकर, वो कोई कमरे के अंदर बातचीत हो रही है, वहां से जोड़ी गई है। राइट, बट ये जो जुमे के रोज असद साहब जो दो लीक्स सामने आई हैं, ऑडियो लीक्स, उसमें आपने कहा कि जी चेपियां लगा के एक तो प्रेजेंट की गई हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत कुछ फिर इनको दिखा रही है कि किस तरह से कॉन्कॉक्टेड वीडियोस जो है वो सामने आती हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताएं कि इसमें 5 जिक्र हो रहा है। आवाज़ तो ऑब्वियसली समझ आ रही है कि जी खान साहब की है, लेकिन 5 का जिक्र हो रहा है। 5 बताया नहीं जा रहा कि 5 एमएनएज हैं या कौन है, 5 खरीदने की बात की जा रही है। ये 5 जिक्र किसका हो रहा है और ये बात ऐसी हुई है क्या? देखिए जो अदम एतमाद की तहरीक जब हो रही थी तो उस वक्त बातचीत जो होती थी, ये जरूर बातचीत होती थी। मुख्तलिफ लोग जो हैं जिनके दूसरे सियासी जमातों के साथ रवाबित थे, वो कहते थे जी वो फलाने 2 बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं अगर मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है तो फिर तो मैं जो हूँ वो मुल्क के तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो वोट डाल सकता हूँ, मुल्क के खिलाफ नहीं डाल सकता। तो वो 2 बंदे जो है वो कह रहे हैं नहीं वोट डालेंगे, या किसी ने बोला कि जो 5 बंदे जो नहीं डालेंगे। खरीदने की मैं आपको बात बताऊं कि बाकायदा इसके ऊपर बहस हुई है, 2 राय इसके अंदर मौजूद थी। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि वसाइल, क्योंकि वो हम तो हुकूमत में बैठे हुए थे, कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वोट खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, और बिल्कुल दो टोक फैसला किया इमरान खान ने कि हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे। क्योंकि आप लोग की एक हमेशा से एक स्टेटेड पोजीशन रही है, 20 एमपीए के खिलाफ जब वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, वो इससे भी जाहिर होता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ के खिलाफ थी, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हमेशा से रही है। लेकिन जहाँ पर बात होती है कि, और आपने भी एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि जी उस वक्त की ऑपोजिशन के कुछ अफराद आप लोग से इन टच थे, आप लोग से राब्ते में थे, और आपसे कहा जा रहा था, बिलखुसूस आपने ये मेंशन किया विदाउट नेमिंग द पर्सन, के आपसे कहा गया कि अगर ऐसी बात सही है साइफर से मुतालिक तो फिर हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। तो फिर सर ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया नंबर्स में? देखिए वही तो बात है ना। देखिए अगर खरीदे होते ना तो उस दिन नजर आ जाते, जो बिक जाता है तो उसको तो फिर आगे मजबूरन डालना पड़ता ना। जो बाकी सिर्फ जुबानी बात कर रहा था, उसकी मर्जी है, वो आए ना आए, उसने कहा कि मैं आज हूं, मैं नहीं आया आखिर में। जुबानी कलामी बात की जा रही थी। हाँ तो अच्छा ये जो है ना बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि चाहे वो सिंध के अंदर सेनेट का इलेक्शन का वोट हो, वो केपी के अंदर वोट हो, वो हफीज शेख के इलेक्शन का वोट हो, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, हमेशा जो है वो खरीदने वाले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अलावा कोई पार्टी होती है। आज तक किसी ने तहरीक इंसाफ पे इल्जाम नहीं लगाया कि किसी बंदे को हमने खरीदा है। राइट, लेकिन ये बात की जा रही है कि भाई अगर सूट नहीं करता तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है, लेकिन सूट करता है तो फिर ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग तो
बिल्कुल हम उसके 100% खिलाफ है, लेकिन हमारी तो बिल्कुल ओपन उस वक्त भी थी और मेरे ख्याल में अभी भी। अब तो इतने शवाहिद आ गए हैं सामने, अब तो अपने मुल्क के लिए फैसला करें ना। आप तहरीक इंसाफ को नहीं सपोर्ट करते, ना सपोर्ट करें। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये तो मैं टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ, आपके सबके सामने बोल रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा कि मैं कुछ छुप के बोल रहा हूँ कि मैं 2 करोड़ रुपए जो है ना अनमार्क डॉलर बिल्स के अंदर मैं आपको दिलवा दूंगा और आप सिंध हाउस आ जाएं या मेरियट के अंदर में हम आपको डिलीवरी करा देंगे। वो होती है हॉर्स ट्रेडिंग। राइट। असद साहब, जो बैकडोर राब्तों की बात हो रही है और जो मुलाकातों की बात हो रही है, खान साहब ने इस हवाले से कुछ रोज़ कबल उन्होंने ये बात कही कि जी वो झूठ बोलते नहीं और सच बोल नहीं सकते कि ऐवान सदर में मुलाकात उनकी और आर्मी चीफ के दरमियान हुई है कि नहीं। गुज़िश्ता रोज़ इसाक डार साहब कहते हैं कि 2 मुलाकातें हुई हैं और 30-35 साल का उनका भी एक तजुर्बा रहा है, तो वो कहते हैं कि हमें भी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जी मुलाकातें 2 ज़रूर हुई हैं। फवाद चौधरी साहब से जब ये सवाल किया गया तो फवाद चौधरी साहब ने ना तरदीद की ना तस्दीक की। आप इस हवाले से कुछ कन्फर्म कर सकते हैं कि मुलाकातें कितनी हुई हैं? नहीं जी, डार साहब को 35 साल का तजुर्बा है तो उनको आ जाती हैं खबरें। मेरा तो 35 साल का तजुर्बा नहीं है, मेरे तक खबरें नहीं आती। और मुझे इमरान खान ने अगर कह दिया, बड़ा मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने, वो ही बेहतरीन जवाब है उसका। लेकिन ये बताएं कि आपने इसाक डार और पहले राना सनाउल्लाह की बात की थी, इसाक डार, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि इस हुकूमत को धमकियां दे के हुकूमत चलाने की इतनी आदत पड़ गई है कि कोई, इनको पता है अवाम तो इनके साथ खड़े नहीं है, तो सिर्फ ताकत, जोर, जबरदस्ती, FIR, लाठी, तशद्दुद, उससे काम करने का। अब उन्होंने मूडीज को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं कि मैं मूडीज को देख लूंगा अगर मूडीज ने पाकिस्तान का डाउन ऐसा वैसे मुमकिन है कि मूडीज रिवर्स कर दे रेटिंग हमारी? ये शायद कोई कंफ्यूज हो गए, कोई नरेंद्र मोदी है, कोई साथ कोई और मोदी है, और डार साहब वो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो हकायक के बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं। राइट। असद साहब, गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ का भी बयान जो सामने आया और वो कहते हैं कि जी किसी भी मुल्क या किसी भी ग्रोह को नहीं इजाज़त देंगे कि वो मुल्क की मईशत या सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम से दो चार करे पाकिस्तान को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत वज़रा की भी अब स्टेटमेंट सामने आ रही है कि जी नहीं रुख करने दिया जाएगा, और ऐसे में ये स्टेटमेंट सामने, ऑल्दो के अफवाज पाकिस्तान की हमेशा से एक स्टेटेड पोजीशन रही है सिंस डेकेड्स। देखिए उसकी दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि अगर मैं लिटरल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो जाहिर है उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से उनकी बात सुने तो मुझे तो लगता है कि उसके अंदर बड़ा ही उन्होंने सख्त एक अपना इशारा दिया है और हुकूमत को तंबीह की है, क्योंकि उन्होंने दोनों जो बातें की, सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में आया अदम एतमाद की तहरीक के बाद, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो इंतशार का शिकार हो गई, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी शदीद तरीन डिस्टेबलाइजेशन से गुजरी है उसके बाद, और गुजर रही है, और मजीद खराबी आती जा रही है। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। वो अभी जिसकी हम मूडीज की बात कर रहे थे, पहले उन्होंने आउटलुक जो थी वो स्टेबल से नेगेटिव की, मनफी कर दी, और उसके बाद जो डाउनग्रेड कर दिया, में B से C में लेकर आ गए। तो ये दोनों चीजें जो है ये तो PDM के ऊपर पूरी उतरती हैं, लेकिन पता नहीं आर्मी चीफ के जहन में क्या है कि वो कैसे इनको रोकेंगे PDM की इस जो सियासी और माशी अदम इस्तेकाम उन्होंने जो फैलाया है। बट असद साहब, ऐसे में अगर और चूंकि वफाक कह रही है कि जी हम रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान को, मतलब हम उनकी मदद लेकर निपटा जाएगा, राना सनाउल्लाह साहब का गुज़िश्ता रोज़ का बयान ऑन रिकॉर्ड है, ऐसे में अवाम और इदारों को आमने सामने करने वाली बात नहीं होगी फिर ये? और जब आप अगर लॉन्ग मार्च का रुख करते हैं इस्लामाबाद, अगर अवाम अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे होंगे और अवाम को उस आईनी हक को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए फौज को सामने खड़ा किया जाए या रेंजर्स को सामने खड़ा किया जाए हुकूमत की तरफ से, तो मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये हुकूमत जो है ये तो बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को अपने अवाम के सामने खड़ा कर रही है, और ये कानूनी तौर पे गलत है, आईनी तौर पे गलत है, जमहूरी तौर पे गलत है, अखलाकी तौर पे गलत है, सिर्फ इसलिए कि आप खौफजदा हैं। और हम कोई मफरूजों की बात नहीं कर रहे, हम एक दफा नहीं, हम 2 लॉन्ग मार्चें भुगत चुके हैं इसी PDM की। पहले यहाँ पे मौलाना आए थे, H8 में बेहतरीन उनके लिए इंतजाम किया गया, वजीर आजम ने CDA चेयरमैन को कहा कि जाके चेक करो पानी शानी की कोई जरूरत है वो पहुंचाओ। दूसरी दफा बिलावल कांपती हुई टांगों के साथ
शाराए दस्तूर पे पहुंचे, रेड जोन के अंदर उनको आने की इजाजत मिली, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे उन्होंने खड़े होकर तकरीर की, और जो जम्मे गफीर को अपने साथ लेके आए थे, जो 700-800 लोग थे वो उसके साथ वहां पर आए, उनको किसी ने नहीं रोका। हम तो रेड जोन की भी नहीं बात कर रहे, हम तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो आईनी हक है पाकिस्तानियों का, उसको इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, और आगे से जवाब आ रहा है ड्रोन से टियर गैस फेंकी जाएगी, काबीना से। इस मुश्किल हालात में जहां दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं कि पैसे कम पड़ गए, सैलाब के लिए मदद करो, करोड़ों रुपए के गोले खरीदे जा रहे हैं कि अपनी आवाम के ऊपर बरसाए जाएंगे, रेंजर्स बुलाए जा रहे हैं। सिंध की हुकूमत कहती है इलेक्शन कमीशन को कि हम इलेक्शन नहीं सिंध में करवा सकते, हमारे पास पुलिस की शॉर्टेज है, और वो साथ कह रहे हैं कि 10,000 पुलिसमैन जो है सिंध से इस्लामाबाद लाए जाएंगे। वो जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि इसकी सारी जुज़वियात को मद्देनजर रख के उसमें जाकर उससे मुताबिक जो है वो इंतजाम किया जा रहा है, उससे निपटा जाएगा, कानून की ताकत से रोका जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी आपके लोग और उनके पास ऐसे शवाहिद इनके पास मौजूद हैं कि आपके लोग असलहे के साथ आ रहे हैं। अच्छा, ये पिछली दफा भी असले वाली कहानी सुना चुके। मेरे ख्याल में इमरान खान ने इनके औसाफ जो है ना, असाब जो है उसके ऊपर इतना शदीद दबाव डाल दिया है कि अब वो बिल्कुल ही बेचारे, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, भौंतर गए। हाँ। तो मैं तो इनको देख के मुझे थोड़ा तरस भी आता है कि जैसे इनकी हालात, ज़हनी हालत इस वक्त हो चुकी है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके से है, कि ये पीडीएम की लीडरशिप को कहीं शिगर वैली लेके जाएं, कि स्कर्दुश कर दो, हफ्ता कोई ठंडा बैठे, ये मामला हालात ठीक हो। मुल्क में इस वक्त स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त सवाल बनी हुई है, और आवाम जो है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इनको इस्लामाबाद से निकाल लें, स्टेबिलिटी आ जाएगी खुद। मेरे ख्याल से वो इलाका भी असद साहब सेफ नहीं रहा, वहां पे भी एक सिटिंग मिनिस्टर को जो है वो अबडक्ट कर लिया जाता है, वो भी बड़ा परेशान कौन ऐसे सिचुएशन सामने आ रही है। बट मुझे एक बात बताएं, आपने बहरहाल खबर दे दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेड जोन का रुख नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं इस हवाले से। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की अपनी बेटी के हमरा, बहरहाल वापस आते हैं क्योंकि रिलीफ मिलने का सिलसिला अदालतों से शुरू हो चुका है। इसहाक डार साहब वजीर खजाना बन जाते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, अदालत से रिलीफ मिलता है, क्या रद्द-ए-अमल होगा तहरीक इंसाफ का? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो यकीन रखती है कानून की हुक्मरानी के ऊपर, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो कानून कहता है उसके मुताबिक फैसले होने चाहिए, और जो भी फैसला होता है वो हमें कबूल होता है। लेकिन आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, आप एक आम पाकिस्तानी से जाकर पूछें कि उसके ऊपर क्या गुजरी है पिछले 2 हफ्ते के अंदर, जब उसने देखा है कि वो मरियम नवाज, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एविडेंस प्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर जो मोज़ेक फोंसेका कंपनी थी वहां से डॉक्यूमेंट्स आए, तमाम कार्रवाई के अंदर प्रूव किया गया कि बेनिफिशियल ओनर हैं, जिनके अपने भाई ने टीवी पर बैठ के कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमशीरा जो है मालिक हैं इन फ्लैट्स की, वो उनको बरी कर दिया गया। और उसके बाद इसहाक डार, जो अपनी हुकूमत के होते हुए कानून से बचने के लिए लंदन चले जाते हैं, वो वापस आते हैं और वही कानून सामने उनकी शक्ल देखता रह जाता है, और वो सीधे आके वजीर खजाना की कुर्सी पे बैठते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों का जो रहा सा अपने रियासत, अपने निजाम के ऊपर यकीन था, ये उसकी धज्जियां उड़ाने वाली बात है। राइट। असद साहब, एक और चीज़ जो कि ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको लग रहा है, और ये कोई तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस हवाले से कोई फियर है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट या फिर गिरफ्तार किया जाए? देखिए, ख्वाहिश तो उनकी बड़ी शदीद है, और ये ख्वाहिश जिस दिन से हुकूमत गई है उस दिन से ये ख्वाहिश है। वो बार बार बहाने ढूंढते हैं, कोशिश भी करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। अवाम का रद्द अमल का खौफ भी है। कानूनी तौर पे क्या इसका कोई जवाब मौजूद है? कोई भी जवाब इसका मौजूद नहीं है। और इसके लिए जो वो ममनुआ फंडिंग केस से बिल्कुल एक गैर कानूनी FIA की इंक्वायरी जो उन्होंने शुरू की है, वो एक फिशिंग इंक्वायरी है। उसका मकसद सिर्फ खौफ और हरास फैलाने का है। कल हेयरिंग भी है। उसके तहत उसको हमने चैलेंज भी किया हुआ है, और कल जो ये FIR कटी थी उसी केस के नीचे, उसके खिलाफ भी हमारी पिटीशन जो है हाई कोर्ट के अंदर जमा हो गई है, और कल सुबह उसकी हेयरिंग भी है। बिल्कुल। तो बहरहाल क्योंकि आप तमाम लीडरशिप का जो है वो नाम मौजूद है, और पेशियाँ चाहे वो नैब ने समन किया हुआ हो 190 मिलियन के हवाले से, या फिर ये मामला चल रहे हो, तो आप लोग को इस वक्त लग रहा है कि जी मजीद अरेस्ट करके और ज़िमनी इंतखाबात से कबल इस किस्म की नाअहली इमरान खान साहब की, या फिर अरेस्ट मुमकिन है?
मुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा है, ख्वाहिश जरूर है, और जो सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, शदीद ख्वाहिश है, लेकिन कानून के अंदर इस वक्त उनके पास कोई जवाब इसका मौजूद नहीं है। राइट असद साहब, लास्ट में बस फाइनल कमेंट्स आपके चाहूंगी कि लॉन्ग मार्च से अगर हुकूमत नहीं गिरती फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये सवाल जो है ये तो बहुत पूछते हैं ना, पहले जरा आप देख तो लें। मैं तो जैसे कह रहा हूँ, आप शायद सरप्राइज हो जाए कि लॉन्ग मार्च जिस शक्ल इख्तियार करेगा, उसकी टाइमिंग, इमरान खान जो है वो हुकूमत को तो सरप्राइज देने ही वाले हैं, लेकिन शायद आप सब लोगों को भी सरप्राइज देखें आगे आगे कैसे मामला बढ़ते हैं। और जनरल इलेक्शंस जो हैं वो आपको जो हुकूमत कह रही है कि जी अपने वक्त पर होंगे, आपको लग रहा है कि एनी टाइम सून हो सकता है, कॉल दी जा सकती है, इतना प्रेशर क्रिएट कर दे? हुकूमत ने, मुझे तो लगता है कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि हमने इस हुकूमत की, शामिल जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उन सब की हमने सियासत को दफना कर छोड़ना है। तो तकरीबन तो उसके अंदर कामयाब हो गए हैं। जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है, इनकी सियासत तबाह होती जा रही है। ये मैं बदकिस्मती से बोलूं, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जितनी आप तबाही मईशत की देख चुके हैं, अवाम के लिए जितनी परेशानी देख चुके हैं, इससे और बहुत ज्यादा मजीद खराब खबरें आने वाली हैं आगे। राइट, बट असद साहब, एक एक्शन रिएक्शन वाला सिचुएशन क्यों नजर आ रही है? राना साहब के जो गुज़िश्ता रोज अरेस्ट, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए थे, उस हवाले से उन्होंने भी आके बड़ा बोला, और सेकेंडली वो टीम भी जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की वापस चली गई थी क्योंकि एड्रेस उस पर फैसलाबाद का कहा गया और ये जवाब पेश किया गया। लेकिन ये क्यों एक नज़र आ रहा है कि रद्दअमल में किया जा रहा है कि आपके हामिद जमान साहब हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उनको अरेस्ट किया गया, तो उसके रिएक्शन में? देखिए, मुझे इस केस की तफसीलात नहीं पता है, लेकिन जाहिर है जो कानून सबके लिए होता है वो राना सनाउल्लाह के ऊपर भी लगना चाहिए। अगर उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की हुई है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी हिरासत बनती है तो उनको ले लेना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे कोई खुशी नहीं है कि मेरा कोई सियासी हरीफ जो है उसको पकड़ा जाए, इसलिए मेरी जरूर ये जाती ख्वाहिश ये जरूर होगी कि जिस तरह के झूठे पर्चे राना सनाउल्लाह की मिनिस्ट्री बना रही है लोगों के ऊपर, जो कानून की का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं उसकी पहले भी मिसाल दे चुका हूं, मतलब ऐसे ऐसे मजाक खेज इस वक्त बनाए जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तकरीर करने में दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया, असद उमर के ऊपर पर्चा काट दिया कि F9 पार्क के बाहर खड़े हुए ये लोगों को इश्तिहाल करा रहे थे, जिस वक्त मैं दाता दरबार लाहौर के बाहर खड़ा हुआ तकरीर कर रहा था और नेशनल टेलीविजन पर लाइव चल रही थी। तो मेरी यह जरूर ख्वाहिश होगी कि हमारी हुकूमत जो है वो राना साहब के ऊपर या किसी और के ऊपर भी ऐसे झूठे पर्चे कोई ना करवाए। राइट, और मुझे आखिर में एक और सवाल, जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनके दौर में अवाम मुतमईन थे, अवाम को रिलीफ मिल रहा था और महंगाई इतनी उरूज पे नहीं थी जो आपके दौर में बहरहाल देखी गई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अवाम, और उन्होंने भी कह दिया कि हमने भी कहा था एब्सोल्युटली नॉट जब हमें पेशकश की गई थी। अच्छा, ये जो है ना बड़ी मजेदार कहानी है। आप इनसे पूछे ना, नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ के करीब तरीन सब साथियों से, ये बोलते हैं कि जमहूरी हुकूमतों को तो फौज हिलने नहीं देती और हमें तो कभी फौज ने काम ही नहीं करना दिया और हर चीज के ऊपर फौज का कंट्रोल था, तो हम क्या करें, हम तो कर ही नहीं सकते थे, सारी चीजों में फौज मुदाखलत कर दी। हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में, तालीम कैसे देनी है, सेहत कैसे करनी है, उसमें फौज मुदाखलत करती थी। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट जो है ना, वो मियां साहब ने बबर शेर होकर खुद कर दिया था। वो खुदा का कोई खौफ करे, उस वक्त इनका कितना रोल था वो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है और बहुत से ज्यादा, एक से ज्यादा लोग जो उसका हिस्सा थे वो रिकॉर्ड के ऊपर बात कर चुके हैं कि इनका कितना हिस्सा था, इनका कितना एब्सोल्युटली नॉट इसके अंदर था। लेकिन जहां तक अवाम के मुतमईन होने की ताल्लुक है, मियां साहब आपके 5 साल हुकूमत मुस्लिम लीग नून होने के बाद इलेक्शन हुआ, अवाम के पास गए और अवाम ने इमरान खान को भारी तादाद से कामयाब करके, आपको मुस्तरद करके, वफाक में भी, पंजाब में भी, दूसरे सूबों में फारिग करके घर भेज दिया। तो अवाम तो फैसला दे चुके हैं कि वो आपके साथ मुतमईन थे या नहीं थे। राइट, थैंक यू सो मच असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड फॉर जॉइनिंग अस। बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट ज़ैगम खान साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे पैनल में सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट
और एनालिस्ट सलमान आबिद साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और उनके जो डिप्टी कन्वीनर हैं कामरान तेसूरी साहब, आज उनकी अपॉइंटमेंट की खबर सामने आना, गवर्नर सिंध वो अपॉइंट हो गए हैं और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने उनको ये अप्रूव किया। MQM पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी है उसने कहा कि हम तो लाइल थे इस डिसीजन से, हमने तो सजेस्ट भी नहीं किए नाम, तो ये फैसले फिर बड़े सवाल उठ जाते हैं इस बात पे कि MQM इससे लाइल थी तो फिर ये फैसले हो किधर रहे हैं? देखिए, लॉटरी तो फिर भी MQM के किसी मेंबर की निकली है ना, उन्हें खुशी मनानी चाहिए कि उन्हीं के घर का कोई बंदा ही मुंतखब हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है और मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने बिल्कुल बगैर किसी मशवरे के एक गवर्नर का नाम रख दिया होगा। मेरी राय में जिस स्टेटमेंट की तरफ आप इशारा कर रही हैं उससे MQM के अंदर की स्प्लिट जाहिर होती है। अब ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि ये दोनों पार्टियां या जो PDM है वो हर एक से जो है वो अलग अलग गुफ्तगू करे और एक कंसेंसस MQM के दरमियान में क्रिएट करे। MQM इज अ डिवाइडेड हाउस। इंटरनल जो कंसेंसस है वो उन्होंने खुद क्रिएट करना है, इसमें उनकी इंटरनल डिविजन्स भी जाहिर होती है। दूसरा ये भी जाहिर होता है कि MQM जो है वो अभी तक इन्फ्लुएंस से फ्री नहीं है, वो अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है, तकसीम भी है और आज़ाद भी नहीं है। इट्स हाउस डिवाइडेड। फिर उसकी पॉपुलैरिटी भी कराची में मुसलसल कम हो रही है। दरमियान में एक वक्त आया था जिसमें लगता था कि शायद वो कराची को विन बैक करे, लेकिन अभी जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हैं वो यही जाहिर कर रहे हैं कि शायद वो दोबारा बाउंस बैक भी जल्दी में ना कर सके। ये तमाम रीजंस हैं, लेकिन चलें PDM ने फाइनली जो है ये गवर्नर का जो अलामती ओहदा था इसको 11 अप्रैल से खाली थी पोजीशन। जी, अगरचे ये अलामती ओहदा है लेकिन फिर भी जाहिर है क्योंकि फेडरेशन का नुमाइंदा होता है गवर्नर और अहम सेरेमोनियल होता है, तो ये तो उन्होंने फाइनली जो है वो इस बात का फैसला कर लिया। राइट। सलमान साहब, आप इस तैनाती को कैसे देखते हैं? इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पहले इस ओहदे पे फाइज थे और फिर 11 अप्रैल जिस तरह ज़ैगम खान साहब भी कह रहे थे, उसके बाद से ये पोजीशन जो है वो वेकेंट थी। उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट और जो जिक्र करा ज़ैगम साहब ने कि तकसीम भी आया है और आज़ाद भी नहीं है अपने फैसलों में, ये बात भी बड़ी नुमाया है। देखिए, इनको तो MQM का सीनियर रहनुमा कहना ज्यादती होगी। ये तो अभी बेचारे चंद दिन पहले MQM में शामिल हुए हैं, तो फिर MQM के लोगों का मजाक ना उड़ाया जाए कि ये MQM के सीनियर रहनुमा हैं। लेकिन ये डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पे हैं सलमान साहब। जी, वो ओहदे आपको, मुझे पता है डिप्टी कन्वीनर का ओहदे हमारे यहाँ किस तरह से मिलते हैं, आपको पता है। और ये पैसे लगा के पार्टी के अंदर शामिल हुए, ये भी सबको पता है। और ये जब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे उस वक्त भी इनको सेनेट का टिकट देने के ऊपर बड़ा फड्डा पड़ा था, जिसकी वजह से फिर फारूक सत्तार को रिजाइन देना पड़ा था। ये एक मुतनाज़ा शख्सियत है और इस वक्त MQM में उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन अगर MQM की लीडरशिप ने इसको ऑन किया है तो यकीनी तौर पे जैसे ज़ैगम ने कहा है, उनकी कई सियासी मजबूरियां हैं और कुछ सियासी मजबूरियां हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरियां हैं जहां से वो खेलते हैं और कुछ फैसले उन पर थोपे जाते हैं। और देखिए ना, इसमें कुछ नाम आए थे, जैसे नसरीन जलील का नाम आया था। जी। अब नसरीन जलील से आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक मुहज़्ज़ब खातून है। वसीम अख्तर साहब जो कराची के मेयर रहे, उनका नाम भी आया था। असल में लोगों को एतराज ये हुआ है कि ये कामरान साहब कहाँ से टपक पड़े और गवर्नर के ओहदे के ऊपर इस तरह के फर्क का नाम आना कि जिस तरह से बाकी जगहों के गवर्नर लगते हैं वहां पे भी मुतनाज़ा गवर्नर लगते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब जरा अंदाजा लगाइए, ये जो गवर्नर होता है ये सिंध के सारे सूबों की यूनिवर्सिटी का चांसलर भी होता है। तो सिंध के लोगों को मुबारक हो, एक बड़ा शानदार चांसलर उनको मिला है, तालीम की तरक्की होगी माशाल्लाह सिंध के अंदर। मतलब एक फैसला है जिसपे सिर्फ सहमति की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट में है वो मेरिट पे तो नहीं होती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PMLN हो या कोई और जमात हो। हमने इसको ना सिर्फ नुमाइशी ओहदा बना दिया है बल्कि उसको अकरा परवरी और नवाजने का एक ओहदा भी बना दिया है, जिसकी वजह से गवर्नर का जो ओहदा है उसकी भी हम तजलील करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, बाकी ये है कि जहाँ से फैसला आया है वो मुझे भी पता है और ज़ैगम साहब को भी पता और आपको भी पता है
कि आजकल जो इस तरह की पार्टियां होती हैं उनके फैसले कौन करता है। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा मेरिट को, बहरहाल मेरिट पे ये फैसला नहीं नजर आता है। एक मुझे ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं और बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने आज जो वो कहा भी जा रहा था कि हार्ट टू हार्ट उन्होंने एक प्रेस टॉक करनी थी, वो की, और उस हवाले से अपने पैनलिस्ट का ओपिनियन लेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी 2-3 सवाल अकोमोडेट करने। जैगम साहब, नवाज शरीफ साहब की आज जो प्रेस टॉक थी उसको कैसे देखते? बड़े अरसे बाद बहरहाल बड़ा खुशाइन था कि वो टीवी पे एटलीस्ट नजर आ रहे हैं, आके तकारीर कर रहे हैं, और कैसे देखा आपने उनकी इस स्पीच को? मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको कैसे देखा होगा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स, अगर हमें अभी के पब्लिक ओपिनियन सर्वे या पंजाब के इलेक्शन देखें तो उससे जाहिर होता है कि उनके फॉलोअर्स की एक तादाद, मुस्लिम लीग के वोटर्स की एक तादाद मुस्लिम लीग से हट रही है। तो इन्होंने कैसे देखा होगा? मेरे ख्याल है नवाज शरीफ ने एक इमोशनल अपील के ज़रिए सबसे पहले उन तक रीच करने की, हार्ट टू हार्ट रीच करने की कोशिश की। जो एक लीडर का और उनके फॉलोअर्स का रिश्ता होता है उसको दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश की। और पाकिस्तान में एक चीज़ जो हमेशा चलती है कि मजलूमियत और बहादुरी का मिक्स, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनके साथ ज्यादती हुई, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस तरीके की पॉलिटिकल मैनेजमेंट 2014 से शुरू की गई, फिर उसका एक नया सिलसिला जिस तरह 2016 से शुरू हुआ, कवानीन वो खोद के निकाले गए आइन के, और कवानीन जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे, ज़ियाउल हक के दौर में बने थे, लेकिन कभी किसी ने सादिक और अमीन की जो तराजू है उसमें कभी किसी को नहीं तोला गया था, जाए कि वजीर आजम को निकाल बाहर किया जाए। जिस तरीके के सुपरवाइजरी जज लगाए गए, GIT बनाई गई, एक पूरा एक प्रोसिक्यूशन का सिलसिला था एहतसाब के नाम पर, और एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का सिलसिला था जो बड़ा साफ नजर आ रहा था, सिवाय उन लोगों के जिनको उस वक्त की जो एक साथ के साथ मीडिया मैनेजमेंट और नैरेटिव मैनेजमेंट असर डाल रही थी। और अब तो वो चीज़ वापस पलट रही है। जिन्होंने मैनेजमेंट की थी उन्होंने फैसला किया कि मैनेजमेंट जो है वो इस मुल्क में नुकसानदेह साबित हुई है, उसको कोई फ़ायदा नहीं निकला। ना मईशत में हम बेल्जियम और डेनमार्क बने, और ना ही पाकिस्तान में जमहूरियत ने तरक्की की, और ना ही हम समाजी तौर पे आगे बढ़े, बल्कि ये इंटरवेंशन का अमल तो उन्होंने इसको भी उन्होंने किया। लेकिन एक अहम बात मैं सिर्फ ऐड कर दूं अजीना साहिबा, देखिए वो ये है कि अभी जो लग रहा है कि आगे से जिस चीज को वो अपनी पिच बनाएंगे, जिस पर चलेंगे, वो है उनका 2013 से 2017 वाला पीरियड। राइट। और डेवलपमेंट देखिए हमेशा PMLN ऐसी पार्टी रही है, जिस तरह से इमरान खान की जो पिच है वो करप्शन है, PMLN की हमेशा डेवलपमेंट रही है। और टैंजिबल चीजें, आपने बिल्कुल यू राइटली पॉइंटेड आउट कि आज वो मेंशन भी कर रहे थे, मेट्रो बसेस से लेकर वो तमाम टैंजिबल चीजें जो आवाम को उन्होंने मैसर की और जिस पर उन्होंने वोट बैंक उनका एक बना हुआ नजर आता था। सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं, और आपको लग रहा है आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह हमवार हो चुकी है? देखिए, अभी जैगम साहब जिस पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे थे जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चली थी, मेरा ख्याल है कि अब भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही है जो उनके हक में चल रही है। यानी उन पे तो टीवी पर बात करने की पाबंदी थी, हमें नहीं पता किसने पाबंदी उठा दी, हमें नहीं पता इसहाक कैसे वापस आ गए, हमें नहीं पता उनकी हुकूमत कैसे बन गई उनके भाई की। तो एक जमाने में पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनके खिलाफ हो रही थी, आज पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनके हक पे हो रही है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर इतनी शानदार डेवलपमेंट हो रही थी 2013 से लेकर 2017 तक, तो जब 2018 में हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त इमरान खान को और बिलखुसूस जनरल बाजवा को जाके सऊदी अरब से, तुर्की से और अपना चाइना से और ये मलेशिया से जाके $1 अरब जो है वो खैरात मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त भी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था। और किसी वक्त प्रोग्राम रख लिया जाए जिसमें 2013 से लेकर 2017 की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए कि वो कौन सी डेवलपमेंट थी और कितने लोग पाकिस्तान में खुश थे। यानी आज नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन के तो ये मुझे अंदाजा हुआ कि 2013 से लेकर 2017 तक मुल्क पेरिस बन चुका था और कई यूरोप के ममालिक को वो पीछे छोड़ गया था। देखिए, ये एक नैरेटिव है। नवाज शरीफ अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश करेंगे,
ये वैसे ही मजलूम बनाने की कोशिश करेंगे जब वो जनरल मुशर्रफ के हाथों 99 के अंदर जो है पाकिस्तान से बाहर गए थे 2000 में एक डील करके, और अब भी वो डील करके गए हैं कि किसी को किसी अंधेरे में ना रखे। नवाज शरीफ साहब जो 8 हफ्ते की दवाई लेने गए थे, वो एक खास मनसूबाबंदी के साथ एक खास प्लानिंग के तहत गए थे ना, तो वो गए भी डील के तहत थे, आप भी डील के तहत रहे हैं। सलमान साहब, फिर उसके बाद क्यों ये सिविलियन सुप्रीमेसी, पार्लियामान की बालादस्ती की बातें फिर इन पे सूट करती हैं तमाम हमारे सियासतदानों पे? फिर देखिए बात ये है कि आपको पता है कि स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है कि जी फोन पर पार्लियामान की कार्रवाइयां जो है वो असेंबली के सेशन जो है वो फोन पर चल रहे होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं तो फोन करवाने पड़ते हैं। देखिए ना बात ये अलीना, ये तो हमें बड़े सूट करते हैं ना वर्ड्स जो हम अपने अपने हक पे जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को, सिविल सुपरमेसी को इस्तेमाल करते हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देने की बातें कर रहे थे, और ये जो शहबाज शरीफ और ये रिजीम चेंज के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है उसमें देख लें कि वोट को इज्जत कहाँ गई है। अब एस्टेब्लिशमेंट कहे कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, नवाज शरीफ साहब कहें कि मैं सिविल सुपरमेसी के बगैर आऊंगा नहीं। ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये असूल, नजरियात, आइन तो बालादस्त करके ही तो हो रहा है। इसलिए ताकत की लड़ाई है। नवाज शरीफ साहब को एडवांटेज मिल रहा है, वो उसको अवेल करेंगे। कल इमरान खान को मिल रहा था, आज इमरान खान पीछे हैं, नवाज शरीफ इसको अवेल कर। बिल्कुल ठीक है जैगम साहब। और सलमान साहब, एक एक सवाल आपसे लास्ट में। जैगम साहब, लॉन्ग मार्च होता देख रहे हैं, क्योंकि दोनों एंड से बड़ी बयानात और जबानी कलामी तो बहुत कुछ सुनने में नजर आ रहा है। एक ये चीज, और इसके साथ साथ ही आप ब्रीफली मुझे ऑडियो लीक्स के हवाले से बताते हैं। सर, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन ऑडियो लीक्स का कौन है? देखिए, लग तो ये है कि इमरान खान जो हैं वो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक अहम तैनाती उनकी मर्जी से होनी चाहिए। इस पर भी बहुत डेस्परेट लग रहे हैं। और दूसरा, अर्ली इलेक्शन पर भी वो बहुत डेस्परेट लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी के ज़ैनत पर हैं, हाई पॉइंट पर हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें खुल रही हैं, उनका बयानिया खुल रहा है कि किस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया अमेरिका के इंटरफेरेंस और पाकिस्तान की ग़ुलामी के मसले पर। और दूसरा ये कि जैसे जैसे मईशत थोड़ी मुस्तहकम हो रही है और वक्त आगे की तरफ जा रहा है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ मामला उनके ख्याल में भी आ सकता है। इसलिए वो अर्लीस्ट इलेक्शन चाहते हैं। और अगर वो उन्होंने मजबूर करना है हुकूमत को, तो पाकिस्तान भर में जलसों से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में प्रेशर डालने का जो आजमूदा टेक्नोलॉजी है वो धरने वाली है कि आप आए और आप कैपिटल का मुहासरा करें और हुकूमत को मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे। और अगर करनी है तो बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन दो तरीके हैं। एक बात जहन में रखिए मसलीना, एक तरीका है 2014 वाला कि आप 10-20 हज़ार लोगों के साथ आएं और एक्सटेंडेड स्टे करें। मेरा ख्याल है वो इस वक्त वारे नहीं खाता है इमरान खान को। और इमरान को जो चीज़ इस वक्त वारे खाती है या जो फिट होती है सीजन के हिसाब से खास तौर पे, और जिस तरह का उनको प्रेशर फेस करना होगा कि वो बहुत बड़ी तादाद के साथ इस्लामाबाद पे हमला आवर यानी नंबर्स, ताकि चंद दिन के अंदर वो डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, आपकी आखिरी बात मैं 2 लाइनों में जवाब दूंगा। देखिए, ऑडियो लीक्स हैं, फायदा किसको है? उसका फायदा तो पता नहीं किसको है। बड़ा टेक्निकल सोच है, छोटे छोटे फायदे हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान की रियासत को है, क्योंकि लीक का ताल्लुक पाकिस्तान के आला तरीन रियासती ओहदों के साथ है, जिन रियासती ओहदों में वो मौजूद थे उस वक्त। बिल्कुल सही है। सलमान साहब, आपके कमेंट्स, लॉन्ग मार्च होता देख रहे हैं और ऑडियो लीक्स का नुकसान आप क्या समझते हैं कि किसको ज्यादा है? और राना साहब कह रहे हैं कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, एक हैकर के उस लीक्स पर इतनी डिपेंडेंस है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुक रहे नहीं है वज़रा उसको मेंशन करते हुए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान परेशान है या हुकूमत परेशान है? कि रोज की बुनियाद पे 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? और राना सनाउल्लाह जिस लबो लहजे में ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इमरान खान से ज्यादा बदहवासी तो इस वक्त हुक्मरान तबके के ऊपर सवार है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इसका फायदा रियासत को नुकसान होगा, सियासत को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा लीक्स के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन तीसरी बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान अभी तक निगोशिएट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ निगोशिएट कर रही है। ये बात जरा काउंट में, मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ, दोनों तरफ से निगोशिएशन चल रहा है। जब ये निगोशिएशन नाकाम हो जाएगा और इमरान की बात मुकम्मल उसकी नहीं मानी जाएगी, तो फिर वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। अभी तो निगोशिएशन चल रही है, इसका एतराफ खुद इमरान खान ने भी किया है, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत से हल्के कहते हैं कि गुफ्तगू चल रही है ताकि मामला जो है वो इसकी लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाए, उससे पहले कोई अफाम तफहीम निकल आए।
और इसमें सदर साहब ने भी अपना रोल प्ले किया, बाकी लोगों ने भी प्ले किया जो बाहर बैठे हुए हैं। और वो मुलाकातों की खबरें भी फिर यानी कि दुरुस्त है आपकी इत्तलात के मुताबिक, वो जो 2 मुलाकातों का जिक्र किया? बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें बहुत से लोगों ने उसकी तायीद की है कि मुलाकातें चल रही हैं, और उन मुलाकातों की रोशनी में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर सेटलमेंट होने की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अभी कोई नतीजा निकला है। अगर नतीजा निकलेगा तो चीजें एक और तरीके से सामने आएंगी, और अगर नतीजा नहीं निकलेगा तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। उसका नतीजा क्या निकलता है वो भी पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि टकराव की सियासत किसी भी सूरत में हमारे हक में नहीं हो। राइट, थैंक यू सो मच सलमान साहब, थैंक यू ज़ैगम खान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी मुलाकातें हुई तो ज़रूर हैं, लेकिन जिन्होंने की है ना उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तरदीद की है, ना तस्दीक की है, ना ही उनके पार्टी के रहनुमाओं ने। बहरहाल प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।